स्कोर फाउंडेशन और टेक महिंद्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं दृष्टिहीनता पे आधारित टीवी कार्यक्रम नजरिया का रेडियो रूपांतर। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। नजर या नजरिया के अब तक के सफर में हमारी मुलाकात बहुत सी ऐसी हस्तियों से हुई जिन्होंने दृष्टिहीनता को लाचारी नहीं बल्कि एक चुनौती की नजर से देखा। इन्होंने अपने बलबूते पर दोस्तों और परिवार के सहयोग से जिंदगी को कामयाब और खुशगवार बनाने के तरीके खुद भी ढूंढ निकाले और दूसरों को भी रास्ता दिखाया। कुछ को अपने हक के लिए लड़ना पड़ा और उन्होंने जाना कि हमारे देश में ऐसे बहुत से कानून और प्रावधान हैं जो उनको उनका हक दिलाने के लिए बने हैं, मगर इन लॉज और पॉलिसीज के बारे में आम जनता के पास ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में बहुत सी ऐसी अड़चनें रास्ते का रोड़ा बनी रहती हैं। मैं जॉर्ज एब्राहम हूँ। मेरा ये मानना है कि इस देश के हर नागरिक को बराबर का हक है, भले ही वो दृष्टिबाधित क्यों न हो। आज के इस एपिसोड के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पॉलिसी और कानून में क्या प्रावधान है और हम अपने अधिकार किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं। श्रुति, 1995 में जब आपने कॉलेज में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो आपके साथ क्या दिक्कत हुआ? एड में इन्होंने ये मेंशन किया था जी कि 3% रिजर्वेशन इज देयर फॉर डिसेबल कैंडिडेट्स। जी जी। लेकिन जब हमने अप्लाई किया तो उन्होंने वैकेंसी वेकेंट छोड़ दी और हमको पोस्ट नहीं दी। 96 में वो दोबारा एडवर्टाइज हुई, तब फिर अप्लाई किया मैंने। फिर इन्होंने पैनल तो बनाया पर मुझे वहाँ प्रेफरेंस नहीं दिया और किसी और के को फर्स्ट करके मुझे सेकंड नंबर पे रखा था। जो दूसरा व्यक्ति था जिनको जॉब दिया गया था वो विकलांग था या एबल बॉडीड था? एबल बॉडी थे। हमारे पास कानून का भी इसके लिए एक प्रावधान है। हम सुनते हैं रोमा भगत से कि कानून इस बारे में क्या कहता है। 1995 में एक कानून बना था, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन और फुल राइट्स के लिए। रोजगार के बारे में एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, सूची बनती है पोस्ट की। उसमें कई पोस्ट ऐसे हैं जो सूचित किए गए हैं जिनमें विकलांग व्यक्ति काम कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज हैं डिसेबिलिटी की, विकलांगता की। उसमें बधिर, दृष्टिहीन और यातायात संबंधी, जिसको हम ऑर्थोपेडिकली चैलेंज कहते हैं। और सबको 1% आरक्षण दिया गया है। दूसरा है धारा 47, उसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय किसी वजह से कोई डिसेबिलिटी या किसी विकलांगता का शिकार हो जाता है जब वो काम कर रहा है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, आप उसका पोस्ट भी नहीं छीन सकते, उसको घटा नहीं सकते हैं। उसकी जो प्रमोशंस आएंगी वो भी उसको आपको देनी पड़ेंगी। और अगर उसकी विकलांगता इस प्रकार की हो कि वो काम नहीं कर सकता है, तो फिर आपको उसके लिए एक सुपर न्यूमररी पोस्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें कि वो आप उसको उसकी सैलरी देते रहेंगे जब तक कि आप उसके लिए सूटेबल काम नहीं ढूंढ पाते। ये आपका उत्तरदायित्व है। तो श्रुति, आगे आपने क्या किया? हमने सभी डीन ऑफ कॉलेजेस एंड वाइस चांसलर सबको पहले रिटन रिप्रेजेंटेशंस दिए और उनसे पूछा कि अगर वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। सभी ने बात को टाल दिया। 15 डेज में दूसरी कैंडिडेट करे ज्वाइन, उससे पहले ही हमने हाई कोर्ट में अपना केस फाइल कर दिया। 5 इयर्स तक चला। तो फिर कोर्ट ने ये स्टैंड लिया कि या तो इनको वैकेंसी दे दी जाए, और अगर कॉलेज ये कहता है कि वर्कलोड कम होने की वजह से सेकेंड वैकेंसी नहीं अवेलेबल है, तो फिर पहली वैकेंसी जिसमें कि एक नॉर्मल कैंडिडेट ऑलरेडी काम कर रहा था उसको हटा दिया जाए और एक फ्रेश वैकेंसी एडवर्टाइज की जाए जो कि रिजर्व्ड वैकेंसी होनी चाहिए। तो फिर इन लोगों ने मुझे एक लेटर दे दिया था, अपॉइंटमेंट लेटर। 5 साल के बाद
उन्होंने ये फैसला किया कि आपको नौकरी दिया जाए। जी हाँ। नजरिया नजरिया चलते हैं सीसीपीडी के ऑफिस यानी कि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऑफिस, जहां पर मिलते हैं मिस्टर टी.डी. धरियाल चो, डेप्यूटी चीफ कमिश्नर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये जो चीफ कमिश्नर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जो ऑफिस है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है? नंबर 1, हर राज्य में हमारे आयुक्त विकलांगजन हैं और उन आयुक्तों के कार्य का समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना। जी। नंबर 2, जो भी पैसा केंद्र सरकार विकलांग व्यक्तियों के बेनिफिट के लिए देती है, चाहे वो एनजीओ हो या सरकारी संस्था हो, उसका जिसको फायदा मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, उसका मॉनिटरिंग करना हमारा काम है। नंबर 3, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन कहीं पर भी हो, चाहे वो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, कोई रूल नहीं हो रहा है, कोई रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई शिकायत आ जाए, शिकायत के आधार पर संबंधित विभाग से उठाना, और शिकायत न भी आए, चीफ कमिश्नर को पता चल जाए, हमको पता चल जाए, वो हम खुद भी संज्ञान लेकर के संबंधित डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम है और ये सब करने के लिए चीफ कमिश्नर और कमिश्नरों को सिविल कोर्ट की पावर है। अगर आपके ऑफिस में या आपके कोर्ट में किसी को कंप्लेन दर्ज करना हो, कोई फॉर्मेट है? हाँ, फॉर्मेट है, हमारा एक रूल 42 ऑफ द PWD रूल्स 96 से है जी। अगर किसी व्यक्ति को उस फॉर्मेट में नहीं देना है तो एक पोस्ट कार्ड में भी अगर कंप्लेन कर दे, हमको इधर आने की तो जरूरत है ही नहीं है, ईमेल कर दो, फैक्स कर दो, पोस्ट कार्ड लिख दो, उसको हम कंप्लेन लेंगे जी। अगर कोई शिकायत है, कोई इन्फॉर्मेशन हमसे लेनी है तो ईमेल हमारा है ccpd@nic.in। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं, इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@iway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। आइए मिलते हैं निखिल जैन से और जानते हैं कि उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों को रिजर्वेशन कानून के माध्यम से कैसे दिलाया। 2001 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आई थी, पुष्कर सिंह वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसमें 3% रिजर्वेशन को हाई कोर्ट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी को जी। और जिसमें क्लियरली कहा था कि आप विदिन 6 मंथ्स इसको आप पूरा करें और रिपोर्ट करें, हाई कोर्ट में जमा करें। हमें ऐसा लगा उस समय कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अब मजबूर हो जाएगी करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो इसमें आप लोगों ने क्या किया इसके लिए? 1995 में जब ये एक्ट आया, 11 साल हो गए 2006 तक, उसमें एक भी रिजर्व सीट पे अपॉइंट नहीं हुआ था। इंटरैक्शन जब हुआ तो उसके बाद 2 मुद्दों पे सहमति हुई। एक तो हम लोगों को बैकलॉग जो बना हुआ है इसको इम्प्लीमेंट कराना है, और दूसरा इशू हमने छेड़ा रोस्टर का। ये लिटिगेशन डाला और बहुत हिस्टोरिक एक जजमेंट, एक रूलिंग आया 2007 अप्रैल 4 को, जिसमें उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया कि जब तक आप 3% रिजर्वेशन नहीं भरेंगे तब तक आप किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जज ने तो कह दिया, क्या ये 3% अब तक आया है? वो 3% काफी कॉलेजेस में आया है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा लिस्ट है, प्रयास तो हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है, केस अभी भी चल रहा है। इसमें 2 उपलब्धियां हमें मिली हैं। एक तो रोस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोल दिया गया है कि रोस्टर DU वेबसाइट पे पोस्ट किया जाए, और दूसरा ये कि 5 कॉलेजेस थे जिन्होंने जो नॉन कंप्लायंस के केसेस थे, जिन्होंने बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट नहीं किया था, उनके खिलाफ भी डायरेक्शन था कि अगर वो नहीं करते हैं, नॉन कंप्लायंस जारी रखते हैं, तो उनका फंड रोक दिया जाए। और फंड रुकना किसी कॉलेज का UGC के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम होता है, जो मुझे लगता है आई थिंक कॉलेजेस को मजबूर कर रहा है कि वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कानून तो है, और कानून अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सिस्टम को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। नजरिया नजरिया आइए मिलते हैं रेणुका भगत से, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हक के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आज से कुछ साल पहले जब गई थी बैंक में, तो बैंक ने अकाउंट तो खोल दिया, लेकिन मुझे बाकी के जो प्रोविजंस थे लाइक ATM और चेकबुक वो देने से मना किया। उनको ये लग रहा था कि मुझे डिसेबिलिटी है तो मेरे साथ ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है चोरी का या कुछ। आई ट्राई टू फाइंड आउट दोज प्रोविजंस। RBI का सर्कुलर है जिसमें ये मेंशन्ड है कि पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज को हर वो फैसिलिटीज दी जाएंगी बैंक की। अच्छा, कोई भेदभाव नहीं करना है? नहीं। ओके। वो सब फाइंड आउट करके मैंने एक कंप्लेंट लिखा। बैंक का यही था कि मैं एक अंडरटेकिंग साइन करूं जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, मेरा ATM चोरी होता है या मेरे पैसे का कोई मिसयूज होता है, तो उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि मुझे अपना राइट जो है वो लेना ही है। फाइनली मेरे पास ATM भी है, चेकबुक भी है, और फर्दर अगर मैं चाहूँगी तो इंटरनेट बैंकिंग और बाकी फैसिलिटीज़ के लिए भी अप्लाई करूँगी।
नजरिया नजरिया। भारत ने हाल ही में UNCRPD पे साइन किया है, उसको रेटिफाई भी किया है। चलिए हम बात करते हैं राधिका अलकाजी से, जो एक डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं, और उनसे पूछते हैं कि UNCRPD क्या है और शिक्षा के बारे में क्या कहता है। इस संधि पत्र में करीब 50 धाराएं हैं, अलग अलग अधिकारों की बात की गई है, और जो धारा 24 है शिक्षा का जो धारा है, उसमें ये कहा गया है कि हर विकलांग बच्चे को और हर विकलांग व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है पूरी जिंदगी भर। इसमें ये भी बात की गई है कि शिक्षा को पाने के लिए जो भी सपोर्ट्स की जरूरत है, यदि उन्हें किसी तरह की बदलाव की जरूरत है, या उन्हें किसी यंत्र की जरूरत है, या किसी अलग तरह की किताब या मटेरियल्स की जरूरत है, तो वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में विकलांग बच्चों और विकलांग व्यक्तियों को भी अपनी शिक्षा पाने का हक है। कानून तो है, पर समय समय पर कानून में बदलाव लाना भी जरूरी है। देखते हैं कि सैम तारापुरवाला ने कानून बदलने में किस प्रकार का काम किया। So it was only in 2006 में हमने वकालत का काम शुरू किया। हुआ ये कि मेरा एक छात्र आया था मेरे पास कहने की उसको एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए इकोनॉमिक्स की बुक के लिए। मैंने उससे कहा कि बुक को स्कैन करवा लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है ही है हमारे पास। पर उसको समझ में आ गया था कि इस बुक में बहुत सारे टेबल्स हैं, तो एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हमने पब्लिशर से सॉफ्ट कॉपी मांगी, पर उन्होंने इनकार कर दिया और ये कहा कि हम HRD मिनिस्टर को लेटर लिखें। तब हमने डिसाइड किया हमें बहुत ज़रूरत है एक समावेशी कानून की। तो फिर हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी अप्रैल 2006 में। बहुत वक्त लगा, पर आखिर 6 साल बाद राज्यसभा और लोकसभा ने ये लॉ अमेंड किया और उन्होंने वही प्रावधान जोड़ दिए जो हम चाहते थे। ये प्रावधान सभी प्रिंट डिसेबल्ड लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके तहत वो सब लोग अपने लिए कॉपी बनवा सकते हैं बिना राइट होल्डर की परमिशन के। अब क्योंकि हमारे पास ये कानून है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं और वक्त के साथ और बड़े बदलाव भी आएंगे। पहला ये कि एक फिजिकली चैलेंज इंसान आसानी से खुद या किसी की सपोर्ट से अपनी कॉपी ले सकता है। हमें इसे डुप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वक्त के साथ एक नेशनल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं जहां ये सारी कॉपीज़ रखी हों, ताकि डुप्लिकेशन ना हो पाए। और हम इन बुक्स को ग्लोबली शेयर करने के लिए भी सोच रहे हैं। एक बार इंडिया ग्लोबल ट्रीटी साइन कर दे, उसके बाद हमें कुछ लिंक भी चाहिए जिससे कि हम दिखा सकें कि सोसाइटी, हमारा समाज अब आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये मुमकिन है। कहावत तो ये है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल लो। मगर आज की जानकारी के बाद कहना पड़ेगा, जहां सीधी बात नहीं बने वहां सीधे सीधे कानून का सहारा लो। खुशी की बात है कि दृष्टिहीन लोगों को कई क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं। नौकरी, शिक्षा वगैरह में होने वाले पक्षपात से लड़ने के लिए कानून भी है। जरूरत है इस जानकारी को फैलाने की, इसे हर नागरिक तक पहुंचाने की, ताकि वो अपने रास्ते की अनावश्यक मुश्किलों से कानूनन लड़ सकें। नजरिया तो बदलना ही है, पर तब तक कुछ लोगों की तंग नजर से निपटने के लिए कानून और प्रावधान का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।